शो जिसकी सीधी तस्वीरें सिकंदराबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत अहम ये रोड शो सियासी मूड को समझा जाएगा। 2023 के विधानसभा की तैयारी भी होगी। भाग्यनगर से बदलेगा बीजेपी का भाग्य। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह ने अपने रोड शो की शुरुआत की। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। सिकंदराबाद की तमाम गलियों से, रास्तों से होते हुए रोड शो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हाथों में बैनर झंडे लेकर लगातार कार्यकर्ता साथ साथ मौजूद हैं। निकाय चुनाव में अमित शाह का रोड शो। सीधा चलेंगे, आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से गलियों से गुजरते हुए ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में न सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ लोग भी नजर आ रहे हैं। जनता का मूड क्या देख सकते हैं आप? अभी जो काफिला गुजर रहा है नवजोत, ये सिकंदराबाद की गलियां दरअसल बेहद तंग है और उन गलियों से होता हुआ ये रोड शो तो शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं सीधे सीधे। अमित शाह और इनके आसपास जो आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख रहे हैं, ये हजारों की तादाद में। इतना ही नहीं, जब मंदिर पर भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर भी आए तब भी ये कोई तय कार्यक्रम के तहत नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि गृह मंत्री आ रहे हैं और लगभग जिन्हें बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, हर चुनाव में फ्रंट से लीड करते रहे, यहाँ पर भी सैकड़ों का हुजूम था। और ये तो फिर भी रोड शो है। रोड शो भी ऐसा कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 5 बजे सारे प्रचार बंद हो जाएंगे। परसों मतदान होना है मुख्य इलेक्शन के लिए, लेकिन इलेक्शन जब ये संकेत देना हो कि दरअसल लड़ाई की शुरुआत है, टारगेट कुछ और है और ऐसे में इस चुनाव में कहीं कोई कमी न छोड़ी जाए, और इसीलिए अमित शाह खुद उतरे मैदान में और संकेत देने के लिए सबसे पहले जेपी नड्डा को उतारा गया, भूपेंद्र यादव को यहाँ भेजा गया। यहाँ तक कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, तो मैनिफेस्टो लॉन्च में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा और जब मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद गली गली तैयारियां शुरू हुई, उसके बाद फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को भेजा। पब्लिक मीटिंग तो उन्होंने की ओल्ड सिटी में, उसके साथ साथ एक रोड शो भी। यानी ये कुल जो तस्वीरें हैं जिसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, पावर शो, तो ये कुल मिलाकर के पावर शो की तस्वीरें हैं। सिकंदराबाद की तंग गलियों से होते हुए काफिला आगे बढ़ रहा है और आपको बताएं जो फासला है वो बहुत छोटा है, लेकिन समय इसमें 1 घंटे से ज्यादा का लग सकता है क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम बहुत ज्यादा है। और उससे भी जो संगठन बीजेपी ने यहाँ पर दिखाया अपने युवा चेहरों को आगे करके, बंदी संजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अचानक पिछले 15 दिनों से वो सुर्खियों में आ गए क्योंकि ये माना जाता है यहाँ पर कि उनका जो बोलने का अंदाज है, जो शैली है या जिस तरह से वो आक्रामक होते हैं, वो बिल्कुल यहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर की तरह है। यानी अगर आप केसीआर के मोर्चे में घुसकर, उनके खेमे में घुसकर चुनौती दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल वैसा ही अंदाज अपनाना पड़ेगा। बंदी संजय कुमार इसलिए अपने उस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ राजा को यहाँ पर से उतारना और साथ ही जो तेजस्वी है उनके युवा चेहरे, दूसरे राज्यों से भी जो नेता है वो भी अपने आक्रामक शैली में यहाँ पर हावी रहे। लेकिन सबसे दिलचस्प मौजूद ये रहा कि इसके अलावा जो कैंपेन रहा बीजेपी का टारगेटेड, वो टीआरएस से ज्यादा ओवैसी पर हमलावर, यानी टीआरएस के साथ साथ वो हमलावर होते थे, मुद्दों पर उनको घेरते थे, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी जो आक्रामक थी वो ओवैसी को लेकर के थी। ओवैसी ने भी अपनी पिच खोली, वो बीजेपी पर हमलावर थे। तो इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी लड़ाई तेलंगाना में और खासकर ये जीएचएमसी के लिए दिखी, वो बीजेपी और एमआईएम के बीच में थी। जाहिर है यहाँ पर एमआईएम और टीआरएस के बीच कोई औपचारिक गठबंधन, थ्री पोल अलायंस नहीं है, लेकिन विधानसभा में जब कई कानून होते हैं, जो खुद केसीआर ने भी कहा था कि कई ऐसे कानून हैं जिस पर हमें समर्थन चाहिए, तो एमआईएम हमें समर्थन देती है और इसीलिए ओवैसी और एमआईएम को लगातार ये हमेशा बीजेपी हमलों में कहते रही कि देखिए ये एक साथ हैं, लड़ते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स को लेकर के हमेशा टारगेट करती रही। और इसीलिए उसके बाद जब आज आखिरी दिन आया है प्रचार का, तो पूरी ताकत झोंकते हुए अपने दूसरे सबसे बड़े चेहरे अमित शाह को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। और सीधी तस्वीरें सिकंदराबाद की मुख्य सड़क से होते हुए गलियों के पीछे ये दायरा आगे बढ़ता हुआ हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ। नवजोत, बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं आशुतोष, लेकिन बहुत दिलचस्प है, इसको भी जानना और जरा समझाइए हमें भी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले रिजल्ट की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ 3 ही सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 150 कुल सीटें हैं, जिसमें टीआरएस एक बड़ी पार्टी थी, एएम दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और ये सवाल एमआईएम को भी काफी अखरता है, उनसे ये पूछा जाना कि आप चुनाव लड़ने बिहार चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, वहां पर आप जो गैर बीजेपी पार्टी है, उनके विरोधी पार्टी है, उनके आप वोट खराब करते हैं, उनके वोट काट देते हैं, उस पर वो कहते हैं कि हम तो नेशनल पार्टी और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है लड़ें। लेकिन इसी सवाल के जवाब में वो वैसे खुद फंस जाते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि जिस हैदराबाद से आप सांसद चुन के आते हैं,
जो आपका अपना बैस्टन है, आपका अपना गढ़ है, वहीं पर 150 की डिवीजन जो जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आपने महज 51 कैंडिडेट उतारे हैं। आधे तो छोड़िए, आप 1/3 पर सिमटते नजर आते हैं। इसका जवाब एमआईएम नहीं दे पाती है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का आरोप है, और ये समझा भी जाता है यहाँ की राजनीति में कि दरअसल ये एक अंडरस्टैंडिंग है टीआरएस के बीच में और एमआईएम के बीच में कि ज्यादातर सीटों पर टीआरएस लड़ती है और जब भी जरूरत पड़ेगी संख्या बल की, तो ऐसे में एमआईएम उनकी सहयोगी बन जाएगी, उनको लेकिन 150 के 150 सीटों पर टीआरएस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होती है फिर? आप ये कहा ना कि जो ऑप्टिक्स होता है, जो ऑप्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें प्री पोल अलायंस कहीं घोषित नहीं हुआ है। जब प्री पोल अलायंस की कहीं घोषणा नहीं की गई जाती है, तो ऐसे में बहुत देखिए, बहुत है तो अल्टीमेटली लोकल इलेक्शन। अब हम स्केल देख सकते हैं इसके प्रचार का, लेकिन है बड़ा लोकल इलेक्शन। और लोकल इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन में जो प्रभाव होता है वो बहुत ही लोकल होता है। कई बार उसमें कैंडिडेट होता है, जो जीत होती है वो 200, 300, 50, 60 ऐसे नंबर से हो जाती है, इतने वोटों से हो जाती हैं। जो कैंडिडेट है वो जाता है, उन्हें चाचा ताऊ मोदी पकड़ के लेके आते हैं बूथ तक कि चलिए हमारे लिए वोट कीजिए। ऐसे लोकल इलेक्शन में ऑप्टिक्स इसलिए बड़ी क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाना है कि अगर आप लड़ने के लिए आए हैं, वरना अगर ये वजह नहीं होती तो केटीआर को ये क्यों कहना पड़ता कि ये लड़ाई दरअसल गली बॉय यानी हैदराबाद के लोकल के साथ साथ वर्सेस में दिल्ली बॉय से है। गली बॉय, दिल्ली बॉय का टैग यहाँ पर दिया गया केटीआर के द्वारा। वो वैसे कह रहे देखिए बाहर से आए हैं और यहाँ पर क्या करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं को यहाँ लगाया गया, वो ये कह रहे हैं कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। इतने जो बयान और ये जो कड़वाहट कभी लोकल चुनाव में नहीं देखी जाती, और अगर ये देखी गई है तो जाहिर है इसके राजनीतिक संकेत हैं, इसके राजनीतिक मायने हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। वैसे तो टीआरएस पर जो है ओवैसी भी हमलावर अपने लगातार कई रैलियों में वो सरकारी अलग अलग मसलों को लेकर के वो केसीआर पर भी हमला बोलते रहे हैं कि देखिए केंद्र में जब बीजेपी को मदद की जरूरत होती है तो आप भी समर्थन दे देते हैं। और ऐसा हुआ भी, कई सारे मुश्किल बिलों पर आप ये देखिए कि केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस, उसके सांसदों ने राज्यसभा लोकसभा में समर्थन दिया है और इसीलिए ओवैसी उन पर भी हमलावर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ओवैसी का जो हमला है वो अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी के खिलाफ है। यहाँ तक कि केसीआर भी अपनी चुनावी रैलियों में बीजेपी पर आक्रामक होते हैं। तो ये दिखाने की दरअसल एक ये भी कोशिश है कि ये ट्रायंगुलर फाइट है। बीजेपी मैदान पर तो लड़ रही है केसीआर के खिलाफ है, लेकिन कैंपेन का जो टूल है वो ओवैसी है। तो इसीलिए चुनाव जगह हैदराबाद की बिरयानी बड़ी मशहूर है, दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ वो राजनीतिक तड़का और वो जायका बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है तीन पार्टियों के बीच। जी, और साथ ही साथ तस्वीरों में आशुतोष जो पीछे एक तस्वीर हम देख पा रहे हैं इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है, उसमें अमित शाह के साथ वो उस बड़े बैनर में सबसे बड़ी तस्वीर भी अमित शाह की ही नजर आ रही है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा चेहरा, बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा। जब ये कहा गया यहाँ विरोधियों की ओर से कि आप क्या प्रधानमंत्री को भी बुलाएंगे, प्रधानमंत्री आए, लेकिन ये अलग बात है कि वो चुनावी हिस्से में नहीं थे बल्कि भारत बायोटेक में वैक्सीन का जायजा लेने के लिए गए थे। और इसीलिए अब जब अमित शाह दूसरा सबसे बड़ा चेहरा, जब भी चुनाव होते हैं, जब भी बड़ी चुनौती आती है तो अमित शाह ही मोर्चा संभालते हैं। बीजेपी के जो कहते हैं कि जब आपकी नाव कौन खेगा, यहाँ बाहर कौन निकालेगा, तो वो अमित शाह ही, और इसीलिए आखिरी दिन उनको भेजना यही। आशुतोष नजर बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।